चलो चलते हैं। जाओ। एक बहुत ही सम्मानित रूसी जनरल ने अभी अभी लाइव टीवी पर वह बात कह दी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रूस यह युद्ध हार रहा है और इसका कारण है कि रूसी सेना भ्रष्ट है। पुतिन के रूस में इस तरह की खुली स्वीकारोक्ति कभी सुनने को नहीं मिलती। सेना की आलोचना करने या पुतिन को दोषी ठहराने वाली जानकारी साझा करने पर गुलाग में 15 साल तक की सजा हो सकती है। यही वजह है कि रूसी जमीनी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल व्लादिमीर चुर्किन की टिप्पणियों ने न सिर्फ रूस में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आप जो बयान सुनने वाले हैं वह साफ है। जनरल ने असफल आक्रमण का सारा दोष एफएसबी की भ्रष्टाचार और विनाशकारी विफलता पर डाला है। देखिए, 2022 के आक्रमण से पहले एफएसबी ने यूक्रेन के अंदर गुप्त सर्वे कराए थे और उन्होंने पुतिन को वही बताया जो पुतिन सुनना चाहते थे। एफएसबी ने कहा था कि यूक्रेनी लोग रूसी सैनिकों का स्वागत करेंगे और कीव 3 से 5 दिन में गिर जाएगा। यही वजह है कि रूसी सैनिक बिना उचित उपकरण के यूक्रेन में घुस गए और कई यूनिट्स अपने साथ परेड की वर्दी भी लेकर आई थीं। खैर, पुतिन अभी भी उस परेड का इंतजार कर रहे हैं और यह सब उसी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से है जो उन्होंने अपने चारों ओर बनाया। सुनिए जनरल ने क्या कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, जैसा कि मार्क्सवाद लेनिनवाद के क्लासिक्स ने कहा है, युद्ध नीति की निरंतरता है, लेकिन अन्य हिंसक तरीकों से। और वास्तव में ऐसा ही है। हर युद्ध के अपने लक्ष्य होते हैं। इस विशेष सैन्य अभियान में रूसी राष्ट्रपति ने डीनाजीकरण और डिमिलिटरीकरण के लक्ष्य निर्धारित किए। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कार्यों को हल करना पड़ता है, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रैटेजिक, और यही हमने इस ऑपरेशन की शुरुआत में देखने की कोशिश की थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मेरी राय में आलोचना की जाए, लेकिन मेरी राय में रूस एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार नहीं था, जैसा कि पिछले वर्षों और सदियों में भी रहा है। इसके अलावा परंपरागत रूप से दुश्मन को कम आंका गया था और अपनी ही ताकत को ज्यादा आंका गया था। दुश्मन का गलत आकलन और अपनी सेना का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। अगर आपको याद हो, 22 फरवरी को हर कोई कहने लगा था कि युद्ध 3 दिनों में खत्म हो जाएगा, कि हम उनका जल्दी ही काम तमाम कर देंगे। ट्बिलिसी सिंड्रोम और जॉर्जिया के साथ 5 दिन के युद्ध की घटनाओं ने शायद इसमें भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ। मैं रूस की पूरी खुफिया एजेंसी को असंतोषजनक ग्रेड दूंगा। असल में देश के नेतृत्व को गलत जानकारी दी गई थी कि यूक्रेन की 70% आबादी हमारे पक्ष में है और 30% हमारे खिलाफ है। असल में तो इसका ठीक उल्टा निकला। 30% हमारे पक्ष में थे और 70% हमारे खिलाफ थे। हम पहले से जानते हैं कि इसका क्या नतीजा हुआ। पहले कुछ हफ्तों के भीतर हमने एक गंभीर और कड़ा सबक सीखा। पूर्व रक्षा मंत्री ने इस स्थिति से शालीनता से बाहर निकलने की कोशिश की और जो हो रहा था उसे सद्भावना का इशारा बताया। मैं इसे सद्भावना का इशारा कहता हूँ। जनरल व्लादिमीर चारकिन 2012 में रूसी जमीनी सेना के कर्नल जनरल और प्रमुख थे। जैसा आपने सुना, वह स्पष्ट है कि वह खासकर पुतिन या किसी विशेष व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहे। उन्होंने यह बात इसलिए स्पष्ट कही क्योंकि रूस में सेना की आलोचना गैर कानूनी है। यह एक कानून था जिसे पुतिन ने खुद 5 मार्च 2022 को पास किया था, ठीक 2 हफ्ते बाद जब आक्रमण शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि समय बताता है कि यह आक्रमण पुतिन के लिए कैसे जा रहा है। इसके बारे में हमें जो कुछ भी जानना चाहिए। इस कानून के पास होने के बाद से इसे लोगों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही रूसी बलों ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक किशोरी को गिरफ्तार किया था। वह सिर्फ 18 साल की है। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह रूस यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं करती। खैर, पुतिन की सेना के अनुसार वह युद्ध के बारे में झूठी जानकारी फैला रही थी। इसी कारण उसे महीनों जेल में रहना पड़ा, सिर्फ एक टिप्पणी के लिए। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं खुद को रूसी कानून का विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अपनी राय रखना झूठी जानकारी फैलाना कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसी कहानियां हमें साफ तौर पर बताती हैं कि यह जनरल जो कह रहा है वह इतनी बड़ी बात क्यों है। तो चलिए संदर्भ देखते हैं। सभी जानते हैं कि एफएसबी ने बड़ी गलती की थी
लेकिन अब तक किसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की थी। 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद पुतिन एफएसबी को यूक्रेन में गलत जानकारी फैलाने के लिए अरबों डॉलर दे रहे हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य यूक्रेनी जनता को यह यकीन दिलाना था कि पश्चिम दुश्मन है और यूक्रेन रूस से दोस्ती करे। तो पुतिन ने जब अपना आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले वो देखना चाहते थे कि उनका यह निवेश कैसा चल रहा है। आखिरकार उन्होंने अपनी जेब से अरबों डॉलर खर्च किए थे, तो उन्होंने एफएसबी से कहा कि वो यूक्रेन के अंदर गुप्त मतदान और गुप्त सर्वे करवाएं, ताकि पता चले कि रूस के आक्रमण पर यूक्रेनी जनता कैसे प्रतिक्रिया देगी। तो आप लोग अंदाजा लगाना चाहेंगे कि उस मतदान में क्या आया, क्योंकि ये सब तो एक शानदार आइडिया जैसा लगता है। हमें ये हाई स्कूल और कॉलेजों में भी करना चाहिए। अब हर छात्र को अपने टेस्ट और एग्जाम के नतीजे खुद ग्रेड करने चाहिए। मुझे लगता है अगर हम ऐसा करें तो सबको ए ग्रेड मिल जाएगा। यही ठीक ठीक इस स्थिति में हुआ। जिन लोगों को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस अरबों रुपए देकर गलत जानकारी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उन्हीं लोगों से फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने एक सर्वे करवाया ताकि पता चल सके कि यूक्रेनी जनता आक्रमण के बारे में क्या सोचती है। और इन रूसी एजेंटों के मुताबिक उन्होंने कहा कि रूसी सेना का यूक्रेन में वास्तव में स्वागत किया जाएगा और जनता यूक्रेनी सरकार के लिए लड़ाई नहीं करेगी। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने पुतिन को बताया कि 70% लोग यूक्रेनी सरकार गिराने के लिए रूसी सेना में शामिल हो सकते हैं। खैर, यहीं पर मैं सभी को महान चार्ली मंगर के कथन की याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे प्रोत्साहन दिखाओ, मैं तुम्हें नतीजा दिखा दूंगा। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जिनको बड़ी रकम दे रहा था, उनके पास सच बताने का कारण नहीं था। अगर वो सच बताते तो पुतिन फंडिंग बंद कर देते और करियर खत्म हो जाता। यही वजह है कि उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को वही बताया जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने पुतिन को बताया था। और यही वजह है कि पुतिन को सच में विश्वास था कि कीव 3 दिनों में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा न होने पर यह क्रेमलिन और पुतिन के लिए बड़ा झटका था। हम जानते हैं कि आक्रमण विफल होने के कुछ हफ्तों बाद पुतिन ने एफएसबी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया था, जो खुफिया विभाग के जिम्मेदार थे। यह वही व्यक्ति था जो यूक्रेन में गलत जानकारी फैलाने के लिए जिम्मेदार था और वही इन गुप्त सर्वेक्षणों को कराने के लिए भी जिम्मेदार था। उस एफएसबी ने पुतिन को रिपोर्ट दी थी और उस व्यक्ति को नजरबंद कर दिया गया था। साथ ही रूस ने गबन, खुफिया फर्जीवाड़ा और क्रेमलिन को धोखा देने के आरोपों पर कई आपराधिक जांचें शुरू की। इस सब का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि यह वही सिस्टम है जिसे पुतिन ने खुद अपनी सत्ता को बचाने के लिए बनाया था और अब वही भ्रष्ट सिस्टम उन्हीं के खिलाफ हो गया है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर वह युद्ध की शुरुआत में किए गए अपने सारे वादे पूरे नहीं करते तो शायद वह अब सत्ता में नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि पुतिन के पास इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई अच्छा तरीका नहीं है बिना अपनी गर्दन खतरे में डाले। लेकिन रूसी अर्थव्यवस्था वास्तव में इस युद्ध को ज्यादा समय तक झेल नहीं सकती और यह बात तो वे रूसी प्रचारक भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं जो युद्ध के बहुत पक्ष में हैं। सुनिए, अगर निकट भविष्य में जैसा कि मैं मानता हूं और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, विशेष सैन्य अभियान नहीं रुका। यह ट्रंप का प्रस्ताव है जिसे सामने रखा गया था और अब सक्रिय रूप से चर्चा की जा रही है। अगर विशेष सैन्य अभियान का गर्म चरण नहीं रुका, इस प्रस्ताव के आधार पर, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, रूसी बजट को सबसे अधिक संभावना है कि भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन ये कठिनाइयां हमारे कंधों पर आएंगी, आपके और मेरे। इसलिए मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि एक युद्ध विराम समझौता किया जाएगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग मरना बंद कर देंगे, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। और दूसरी बात, इससे रूसी बजट को कम से कम कुछ हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि राज्य को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। पेंशन भोगियों को, कमाए वाले परिवारों को, बड़े परिवारों को, युवाओं को और इसी तरह आगे भी। हालांकि यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर यह अभियान रुक जाता है तो हम लोग, रूसी संघ के नागरिक, अपने आप ही इसके परिणामों का विश्लेषण करना शुरू कर देंगे और फिर अधिकारियों के लिए, यूं कहें तो, नई समस्याएं सामने आ जाएंगी। आर्थिक मुद्दा कुछ हद तक हल कर बजट को थोड़ा राहत मिलती है। अधिकारियों को तुरंत थोड़े समय बाद एक सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ेगा जो इस रूप में सामने आएगी कि लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे और अधिकारी यह बात समझते हैं।
वे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे ये मेरे लिए अभी कहना मुश्किल है। मुझे लगता है अधिकारी शायद वही रास्ता चुनेंगे। नट्स को वेनियर करने की राह पर चलेंगे। अब जाहिर है पुतिन ये सब देख रहे हैं और इसके अलावा रूसी जनता भी ये सब देख रही है। वे देख रहे हैं कि आक्रमण के बाद अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। पुतिन यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे युद्ध रूसी जनता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रूस एक सुरक्षित जगह हो और इसी वजह से उन्हें यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा। इस कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें वे सभी रूसी युद्धों के सभी दिग्गजों को मेडल दे रहे थे। इसमें वे रूसी भी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई की थी। उनमें एक दिग्गज काफी बुजुर्ग थे और अब वह पुतिन से नहीं डरते। वह सार्वजनिक रूप से कहते हैं, जो मुझे यकीन है कि पुतिन को पसंद नहीं होगा। सुनिए। हमने इसलिए लड़ाई की ताकि आप, आपके बच्चे, पोते और परपोते हमेशा अपने सिर के ऊपर एक साफ, शांतिपूर्ण आसमान देख सकें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, शांति है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे लगता है कि वह बहुत शानदार कैमरा वर्क था। जैसे ही वह आदमी कहता है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रूसी आसमान शांतिपूर्ण रहे, कैमरा पुतिन की ओर घूम जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और जनरल हैं जिन्होंने पुतिन के इस आक्रमण में असफल होने के बाद से उनकी आलोचना करना बंद नहीं किया है। वह जनरल कोई और नहीं बल्कि इगोर गर्किन है। यह वही जनरल हैं जिन्होंने 2014 में पुतिन को डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने में मदद की थी, लेकिन अब वह पुतिन की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। यह है उनका सबसे हालिया इंटरव्यू जो एक रूसी मीडिया में प्रकाशित हुआ था, यानी एक रूसी वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट ने उनका इंटरव्यू लिया, जबकि यह व्यक्ति अभी भी जेल में है। इगोर गर्किन ने चेतावनी दी है कि पोक्रोव्स्क और अन्य जगहों पर रूस की हालिया सामरिक सफलताएं यूक्रेन में युद्ध की समग्र दिशा पर शायद ही कोई असर डालेंगी। जब तक रूस यूक्रेन की पूरी हार और विघटन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हो जाता। उनका पूरी तरह प्रतिबद्ध होने का मतलब पूरी लामबंदी है जो ये आदमी लंबे समय से कह रहा है। वे चेतावनी देते हैं कि मोर्चे पर हमारी हाल की सामरिक सफलताएं अंत में व्यर्थ होंगी क्योंकि इनके पीछे कोई उपयुक्त रणनीतिक भंडार नहीं है और ये भी तब तक नहीं बनाए जा सकते जब तक यूक्रेनी राष्ट्रवाद को नष्ट करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य मौजूद न हो। रणनीतिक जीत का मतलब है यूक्रेनी सशस्त्र बलों की पूरी हार और समाप्ति, साथ ही वर्तमान यूक्रेनी राष्ट्रवाद का उन्मूलन और अंत में ऐसी स्थिति बनाना जिसमें तथाकथित यूक्रेन किसी भी तरह से रूस के लिए खतरा न बन सके। यह समस्या केवल यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को रूस के साथ फिर से मिलाकर ही हल की जा सकती है। वे कहते हैं कि मोर्चे पर मौजूद सेनाएं रूस के लक्ष्यों जैसे पूरे डोनबास, जापोरिजिया और थार्सन क्षेत्र को लेने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्य पूरे होने पर भी यूक्रेन फिर प्रशिक्षण और हथियार जुटाकर पलटवार करेगा। जहां हार से जेलेंस्की हट सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं, गेरकिन का तर्क है कि उनकी जगह और भी रूस विरोधी नाजी नेतृत्व आ सकता है। इसका मतलब यह होगा कि यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें रूस के अंदर लगातार उड़ती रहेंगी। इसी कारण वे कहते हैं रूस को यूक्रेनी राज्य व्यवस्था नष्ट करनी होगी जो बिना पूरी लामबंदी के संभव नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि पुतिन ने सितंबर 2022 में सीखा, अगर वह रूसी जनता को लामबंद करते हैं तो वे बस उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसी वीडियो बनाने में एक समस्या है जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो रहे हों। YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते ही YouTube के अनुसार हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गई। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने की फुटेज को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह सिर्फ विज्ञापनदाता के नाखुश होने पर हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारी वीडियो
बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सारी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।